हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 हिंदी विषय की क्लासेस आपके नवीनतम बुक मल्हार के अनुसार शुरू कर रहे हैं। हमने आपकी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय की जो क्लासेस हैं वो ज़्यादातर करवा रखी हैं और बाकी जो चैप्टर नहीं हुए हैं वो क्लासेस भी चल रही हैं। वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। और आज से हम आपकी हिंदी विषय की जो क्लासेस हैं वो भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके प्रथम अध्याय जिसका नाम है मातृभूमि। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है मातृभूमि। उसकी संपूर्ण व्याख्या को हम आज की इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। ये जो कविता है मातृभूमि, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो कविता है ये लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। इनका कवि परिचय हम चैप्टर के अंत में जरूर पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बखान किया है। यानी इन्होंने भारत माता की जो सुंदरता है, जो भौगोलिक सुंदरता है कि उत्तर में हिमालय, तो दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में आपका उत्तर का मैदान, तो पश्चिम में आपके थार का मरुस्थल, तो पूर्व में आपके पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और उत्तर का विशाल मैदान। इन सभी चीजों का बखान कवि ने यहां पर इस कविता के अंदर किया है। तो चलिए हम कविता के पद्यांश के अनुसार कठिन शब्दार्थ के साथ साथ संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर पहला पद्यांश दिया हुआ है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चुमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह श्रवण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये पूरा एक पहला पद्यांश है। अब देखो यहां पर हम इस पद्यांश में जो कठिन शब्दार्थ है पहले उनके अर्थ समझते हैं। यहां पर एक शब्द दिया हुआ है, वो है चुमता है। चुमना का मतलब क्या होता है? चुमना का मतलब होता है प्यारे बच्चों, वो होता है स्पर्श करना या मिलन करना। चुमना का मतलब क्या होता है? चुमना का मतलब होता है किसी को स्पर्श करना या फिर मिलन करना। नीचे चरण तले झुक, नीचे चरण तले झुक, तले का मतलब क्या होता है? तले का मतलब होता है नीचे, ठीक है। नित सिंधु झूमता है, नीत का मतलब क्या होता है? हमेशा। क्या होता है? नीत का मतलब होता है हमेशा। यहां पर मैं चाहे तो शब्दार्थ भी लिख लेता हूं। तले का मतलब है यहां पर नीचे, और नीत का मतलब क्या है? नीत का मतलब है यहां पर हमेशा। क्या मतलब है? नीत का मतलब है यहां पर वो है आपका हमेशा। आगे देखो, आगे यहां पर अगर हम बात करें तो आगे देखो क्या बात कही गई है। आगे बात कही गई है नीत सिंधु झूमता है। सिंधु का मतलब यहां पर किससे है? सिंधु का मतलब है यहां पर वो है समुद्र या फिर सागर से। आगे कह रहा है गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब होता है जहां तीन नदियां आपस में मिलती है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली, छटा का मतलब क्या होता है? सुंदरता या आभा। सुंदरता, छटा का मतलब क्या होता है? सुंदरता या आभा। पग पग छहर रही है, पग पग छहर रही है ना? छहर का मतलब क्या होता है? बिखरना। शहर का मतलब होता है बिखरना। वह पुण्य भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, पुण्य भूमि का मतलब होता है पवित्र धरती। वह श्रवण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहां पर एक बार हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है सिंधु। सिंधु का मतलब होता है समुद्र या सागर। फिर है नित, नित का मतलब होता है हमेशा या प्रतिदिन। फिर छठा का मतलब होता है सुंदरता या आभा, और पुण्य भूमि का मतलब होता है पवित्र धरती। और आपके शहर,
शहर का मतलब होता है वो होता है बिखरना या फैलना। तो ये आपके कठिन शब्दार्थ है। अब चलिए इसका हम हिंदी अनुवाद अच्छे से समझते हैं। देखो पहली दो पंक्तियां क्या कह रही है, पहली दो पंक्तियां कह रही है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यानी जो कवि है वो भारत की भौगोलिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारे देश के उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय खड़ा है। कवि कह रहा है कि हमारे भारत देश के उत्तर में विशाल हिमालय खड़ा है, जो इतना ऊंचा है मानो आकाश को चूम रहा हो। और हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है मानो वो क्या कर रहा हो, मानो वो आकाश को चूम रहा हो। आगे कवि कह रहा है नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। आगे कवि कह रहा है कि नीचे चरण यानी नीचे चरणों में यानी दक्षिण वाले भाग में विशाल समुद्र मानो भारत मां के चरणों में झुक कर क्या कर रहा है, वंदना कर रहा है। कवि कह रहा है कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय खड़ा है और वो इतना ऊंचा है मानो आकाश को चूम रहा हो। वही दक्षिण में विशाल समुद्र यानी हिंद महासागर भारत मां के चरणों में झुककर मानो वंदना कर रहा हो। आगे कवि कह रहा है कि जगमग छटा निराली पग पग चेहर रही है। आगे कवि कह रहा है गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चेहर रही है। आगे कवि क्या कह रहा है कि गंगा यमुना और सरस्वती ये जैसी तीनों पवित्र नदियां बहती है। यहां पर यानी भारत देश में गंगा यमुना और सरस्वती जैसी तीनों पवित्र नदियां बहती है, जिनकी लहरें और सुंदरता हर कदम पर क्या हुई है, हर कदम पर बिखरी हुई। आगे कवि क्या कह रहा है कि हमारे इस प्यारे भारत देश में गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती है, जिनकी लहरें और सुंदरता हर कदम पर क्या कर रही है, बिखरी हुई है। आगे कवि कह रहा है वह पुण्य भूमि मेरी, वह श्रवण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे कवि कह रहा है कि ये पवित्र और सोने जैसी मूल्यवान धरती मेरी जन्मभूमि और मेरी माता के समान है। आगे कवि क्या कह रहा है कि ये पुण्य भूमि यानी ये पवित्र भूमि और सोने जैसी मूल्यवान ये धरती मेरी जन्मभूमि और मेरी मां के समान मेरी मातृभूमि। ठीक, चलिए ये था आपका पहला पद्यांश। आगे बात करें दूसरे पद्यांश की। दूसरा पद्यांश देखो, पहले एक बार हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक शब्द है अमराइया। अमराइया का मतलब क्या होता है, आम के बाग होता है। फिर है मलय पवन, यहां पर है मलय पवन यानी चंदन के वनों से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा। मलय पवन का मतलब क्या है, चंदन के वनों से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा। अगला एक शब्द है संवारती। संवारती का मतलब होता है अपने आप को संवारना यानी सुंदर बनाना, अपने आप को संवारना यानी सुंदर बनाना। ठीक, देखो यहां पर अब पद्यांश पढ़ते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। आगे भारत की पहाड़ियों से अनगिनत सुंदर झरने बहते हैं। कभी आगे क्या कहता है कि भारत की पहाड़ियों से अनगिनत सुंदर झरने बहते हैं और यहाँ के वनों में जो पक्षी है वो खुशी से चहकते हैं, गीत गाते हैं। कवि क्या कह रहा है कि भारत की पहाड़ियों से सुंदर झरने बहते हैं और यहाँ के वनों में पक्षी खुशी से चहकते हैं। अमराइया घनी है कोयल पुकारती है। आगे क्या कह रहा है, अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। आगे कवि कह रहा है कि यहाँ आम के घने बाग है, यहाँ भारतवर्ष में आम के घने बाग है, जहां कोयल अपनी मीठी तान सुनाती है, जहां पर कोयल अपनी मीठी सुर सुनाती है, मीठी तान सुनाती है। तो दक्षिण के मलय पर्वत से यानी चंदन के वनों से आने वाली ठंडी और खुशबूदार हवा हमारे तन और मन को ताजगी से भर देती। आगे कभी क्या कह रहा है, वही दक्षिण के मलय पर्वत से आने वाली वो ठंडी और खुशबूदार हवा
हमारे तन और मन को ताजगी से भर देती। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे कवि कह रहा है कि यही वह भूमि है जहां धर्म और कर्म को प्रधानता दी जाती है, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि। तो यहां पर इस पद्यांश में कवि क्या कह रहा है कि भारत की पहाड़ियों से अनगिनत सुंदर झरने बहते हैं और यहाँ के वनों में पक्षी है वो खुशी से चहकते हैं। आगे कवि कह रहा है कि यहाँ हमारे भारत देश में आम के घने बाग हैं, जहां कोयल अपनी मीठी तान सुनाती है। वही दक्षिण के मलय पर्वत से आने वाली ठंडी और खुशबूदार हवा हमारे तन और मन को ताजगी से भर देती है। आगे कवि कह रहा है कि यह वही भूमि है जो जहां पर धर्म और कर्म को प्रधानता दी जाती है, यह वही मेरी जन्मभूमि, यही मेरी मातृभूमि है। ठीक, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तीसरा पद्यांश। तीसरे पद्यांश में देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। रघुपति, रघुपति का मतलब यहां पर श्री राम से है। किससे है? श्री राम से। पुनीत, पुनीत का मतलब यहां पर है पवित्र या पावन से। फिर आगे सुयस, सुयस का मतलब है अच्छा भाग्य या प्रसिद्धि। सुयस का मतलब क्या है? अच्छा भाग्य या प्रसिद्धि। इसके बाद एक शब्द है दिया दिखाया, यानी मार्ग दिखलाना या ज्ञान देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। अब चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। पद्यांश क्या कह रहा है? जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। आगे कवि क्या कह रहा है कि ये वही महान भूमि है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया था। कवि कह रहा है कि ये वही प्यारी भारत भूमि है जहां महान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया है। आगे कवि कह रहा है श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, ये वही भूमि है जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और गीता का पवित्र उपदेश दिया। कवि क्या कह रहा है कि ये वही भारत भूमि है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया। ये वही भारत भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन बजाई और गीता का पवित्र उपदेश दिया, जग को दया सिखाई। आगे कह रहा है कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। आगे कवि कह रहा है कि इसी धरती के ऊपर महात्मा बुद्ध यानी गौतम ने जन्म लेकर पूरी दुनिया को दया, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अज्ञानता के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाया। कवि आगे कह रहा है कि यह वही भारत भूमि है जहां पर महात्मा बुद्ध यानी गौतम ने जन्म लिया, पूरी दुनिया को दया, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अज्ञानता के इस अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाया। आगे कवि कह रहा है यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कह रहा है यही भूमि वीरों की यह युद्ध भूमि भी है, यानी यही भारत भूमि वीरों की युद्ध भूमि है, तो शांति का संदेश देने वाली बुद्ध भूमि भी है। यही मेरी मातृभूमि है और यही मेरी जन्मभूमि। यानी इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि ये भारतवर्ष की भूमि वही महान भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया। ये वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और गीता का पवित्र उपदेश दिया। आगे कवि कह रहा है यह वही धरती है जहां पर महात्मा बुद्ध यानी गौतम ने जन्म लिया और पूरी दुनिया में दया, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आगे कवि कह रहा है यह वही धरती है जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर अज्ञानता के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाया। कवि कह रहा है यह वही भूमि है जहां पर कई सारे वीरों ने जन्म लिया, यानी ये वीरों की युद्ध भूमि है और बुद्ध जैसे शांति का संदेश देने वाले लोगों की भी जन्मभूमि है। कवि कह रहा है यही मेरी मातृभूमि है और यही मेरी जन्मभूमि भी है। आगे बात करें अगला पद्यांश। यहां पर देखो 3 ही पद्यांश थे। अब बात करते हैं कविता के मुख्य संदेश की कि ये कविता मुख्य क्या संदेश देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने भारत की प्राकृतिक संपदा
या भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है, भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, यानी जो प्रकृति के द्वारा भारत भूमि को एक अद्वितीय वरदान दिया गया है, जिसमें उत्तर में विशाल हिमालय, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती जैसी नदियां, विशाल झरने और भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें भगवान राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध का गौरव गान किया है। यानी इस कविता के अंदर कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया है, ताकि आज के इस विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना क्या हो सके, देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो सके, देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। बात करें हम कवि परिचय की, वो भी पढ़ लेते हैं। तो इस कविता की रचना किसने की है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने, जिनका जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ। कहां पर हुआ था उनका जन्म? 22 फरवरी 1906 को यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है फतेहपुर, वहां पर इनका जन्म। इन्हें हिंदी साहित्य का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। बात करें तो मुख्य स्वर इनकी कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और गांधीवादी विचारधारा की प्रधानता है। यानी इनकी ज्यादातर कवियां देशभक्ति को समर्पित है, राष्ट्रीय चेतना को समर्पित है और गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। बात करें इनके बाल साहित्य की, तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही सरल और मनोरंजक कविताएं लिखी है, इसीलिए इन्हें बच्चों का कवि भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें बच्चों का कवि भी माना जाता है। बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, युगाधार और प्रसिद्ध कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये इनकी प्रमुख रचना है। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। ये था आपका कवि परिचय सोहनलाल द्विवेदी जी का। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 6 हिंदी विषय के प्रथम अध्याय मातृभूमि की संपूर्ण व्याख्या को कवि परिचय के साथ बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आज की ये पूरी कविता आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम इस अध्याय के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।